पहाड़ों के पुरसुकून गांव एल्मरुज में जिंदगी सादा और पेशगोई के मुताबिक थी। गांव वाले घने जंगलात और बुलंद चोटियों के दरमियान रहते थे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे को खबरदार करते कि सूरज गुरूब होने के बाद कभी भी जंगल की गहराइयों में न जाना। रात की तारीकी में अजीब व गरीब आवाज़ें गूंजती थीं, भारी और गमनाक, जो एक कदीम खौफ को अपने साथ लिए आती थीं। ज़्यादातर लोगों के लिए वो महज भेड़िए थे, मगर अफसाने एक और हकीकत की सरगोशियां करते थे, ऐसे आदमी की जो बद्दुआ के ज़ेरे असर चांदनी रातों में दरिंदा बनकर भटकता था। ख़िज़ा की एक शाम क्लारा नामी लड़की एल्मरुज पहुंची। वो बाहर की दुनिया से आई हुई एक मुसव्विर थी जो अपने फ़िन के लिए एल्यूम की तलाश में सफ़र कर रही थी। हाथ में स्केच बुक लिए वो दिन भर वादियों में घूमती, सुनहरे पत्तों और पहाड़ी नदियों की तस्वीरें बनाती। लेकिन क्लारा के दिल में इतनी जस्तजू थी जो अक्सर उसकी हिफाजत के खिलाफ जाती। एक शाम जब सूरज की आखिरी रोशनी चोटियों के पीछे छप गई, वो पहले से कहीं ज्यादा जंगल की गहराई में निकल गई हुआ ठंडी होती गई और सन्नाटा उसके कानों पर बोझ डालने लगा। तभी इसे एक भारी आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी गिराहट। क्लारा ठिठक गई, इसके हाथ से पिंसल गिर गई। साए में से एक देव कामत वजूद उभरा, ना मुकम्मल दरिंदा ना मुकम्मल इंसान। इसके जिस्म पर घना बाल था, आंखें अंगारों की तरह सुनहरी चमक रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक इंसानी सा गम भी झलक रहा था। क्लारा पीछे हटी, मगर वो मखलूक हमला आवर ना हुई, बल्कि इसने बात की। इसकी आवाज़ भारी और खुरदरी थी, जिसमें तन्हाई का बोझ शामिल था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लारा चौंक गई। इसने जाना कि वो सिर्फ होशमंद ही नहीं बल्कि बात भी कर सकता है। खौफ के साथ साथ तजस्सुस भी इस पर गालिब आया। तुम सिर्फ भेड़िया नहीं हो। इसने नज़र फेर ली, शर्मिंदा सा हुआ। नहीं, मैं बद्दुआ ज़दा हूँ, दिन में इंसान, रात में दरिंदा। मेरा नाम इलियास है। ये जंगल मेरी कैद भी है और पनाह भी। अगले कई दिनों में क्लारा बार बार लौटी, हाथ में स्केच बुक लिए। अक्ल के खिलाफ जाकर भी वो इसे ढूंढती रही। वो दोनों कई बातें करते, पहाड़ों से बाहर की दुनिया की, फिन की ख्वाबों की, जिन्हें इलियास ने इस लानत से पहले देखा था। जितना क्लारा इसे जानती गई, इतना ही वो दरिंदा कम और एक इंसान ज्यादा दिखाई देने लगा, जो किस्मत के बोझ तले दबा हुआ था। एक रात चांद की चांदनी में नहाकर इलियास ने अपनी बद्दुआ की हकीकत बताई। बरसों पहले एक हसद करने वाले दुश्मन ने काले जादू के जरिए इस पर ये लानत डाल दी थी। अब वो नामुकम्मल इंसान रह सकता था, नामुकम्मल भेड़िया। मोहब्बत, खानदान और सुकून सब इससे छन गए थे। नजात का एक ही रास्ता था, ऐसा रिश्ता जो एतमाद, हमदर्दी और खौफ से पाक मोहब्बत पर मबनी हो। क्लारा का दिल भर आया। इसने कभी कहानियों और बद्दुआओं पर यकीन न किया था, लेकिन अब वो एक बड़ा इंसान की आंखों में देख रही थी, जिसने इसे इन लोगों से ज्यादा इंसानियत दिखाई थी जो वो अपनी जिंदगी में मिली थी। बेइख्तियार इसने अपना हाथ उसके बालों वाले रुखसार पर रखा। तुम दरिंदा नहीं हो इलियास, तुम वो हो जो तुम बनने का इंतखाब करते हो। जंगल जैसे सांस रोक कर सुनने लगा। दौर के भेड़ियों की आवाजें खामोश हो गईं। इलियास ने आंखें बंद कर लीं और बरसों में पहली बार इसे लगा कि लानत की गिरफ्त ढीली हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म ना हुई। गांव वालों ने जल्द ही क्लारा की गुमशुदगी आहै महसूस की और अफवाहें फैलने लगें कि वो जंगल के दरिंदे के साथ मील जोल रखती है। खौफ गुस्से को जन्म देता है और गुस्सा तशद्दुद को। मशलें जलाई गईं और एक शिकार शुरू हुआ। जब हुजूम उन तक पहुंचा, इलियास क्लारा के आगे खड़ा हो गया, पंजे निकाले, अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत को तैयार। मगर क्लारा ने कदम बढ़ाया। इसकी आवाज़ कांपती मगर मजबूत थी। ये दरिंदा नहीं है, दरिंदा तो खौफ है। देखो इसे, ये बचाता है, ये बोलता है, ये महसूस करता है। क्या कोई जानवर ये सब कर सकता है? इसकी हिम्मत ने हुजूम का गुस्सा तोड़ दिया। मशलें झुकने लगे, शक और खामोशी छा गई। उसी लम्हे लानत टूट गई। इलियास की शक्ल बदलने लगी, बाल गायब होने लगे, पंजे मिटने लगे। कई दहाइयों बाद वो पहली बार मुकम्मल इंसान बनकर चांदनी में खड़ा था। आंखों से आंसू बहते हुए क्लारा मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। तुम आज़ाद हो। और इस रात के बाद बड़ा इंसान की कहानी अब खौफ की नहीं रही, बल्कि मोहब्बत और नजात की दास्तान बन गई। एक ऐसी लड़की की जिसने दरिंदे में छुपा इंसान पहचाना, और एक बद्दुआ ज़दारू की जिसे इसकी हमदर्दी में आज़ादी मिली। न्यूयॉर्क के मसरूफ शहर में एक नौजवान अमरीकी लड़की रहती थी जिसका नाम एमिली था।
वो एक फनकारा थी, हमेशा अपने साथ स्केच बुक रखती ताकि दुनिया को लकीरों और रंगों में कैद कर सके। उसका दिल नरम था, तख़य्युल वसी, और उसकी हंसी में वो हल्की सी रोशनी थी जो दूसरों के दिल को सुकून देती थी। मगर उसे ये मालूम न था कि 3 कदीम जिन जो सदियों से दुनिया में पोशीदा घूमते फिर रहे थे, उससे गहरी मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। जिन अपनी फितरत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ज़ारून, जो आग से पैदा हुआ था, सख्त और मगरूर, समझता था कि अपनी ताकत से वो उसे महफूज भी रख सकता है और मुतासिर भी। खालिद, जो समंदर की लहर की तरह साबिर और पुरसुकून था, गुमान करता था कि अपनी हिकमत और सुकून से वो उसका दिल जीत लेगा। पहला इम्तिहान ताकत का था। ज़ारून ने आग के शोले आसमान में बुलंद किए, लोहे को मोड़कर खूबसूरत नक्शो निगार में बदला और नंगे हाथों से पत्थरों को तोड़ डाला। एमिली ने हैरत से ये सब देखा, मगर उसके दिल में खौफ उतर आया। उसने आहिस्ता कहा, ताकत दिलकश है, मगर ये मुझे डरा भी देती है। दूसरा इम्तिहान हिकमत का था। खालिद ने उसके ख्वाबों में कदम रखा और उसे कहकशाओं के मनाजिर, ज़मीन के छिपे राज और भूली बिसरी सल्तनतों की कहानियाँ दिखाईं। एमिली ने उसकी दानिश की तारीफ़ की, मगर जागने पर ठंडी सांस ली और कहा, हिकमत गहरी है, लेकिन ये दिल की खाली जगह को नहीं भर सकती। आखिरी इम्तिहान खुशी का था। रेहान उसकी तन्हाई की शामों में नमूदार हुआ, बारिश की बूंदों को जगमगाते जुगनुओं में बदल दिया, उसके कमरे को ऐसे रंगों से भर दिया जो सिर्फ वही देख सकती थी। उसने शरारतें की जो उसे हंसा देती थीं। जब तीनों जिन उसका फैसला सुनने वापस आए तो एमिली ने पुख्तगी से कहा, मैं ना सबसे ताकतवर को चुनती हूँ, ना सबसे अक्लमंद को। मैं उसे चुनती हूँ जो मेरे अंधेरे लम्हों में मेरी दुनिया को रोशन करता है। रेहान, मेरा दिल तुम्हारा है। ज़ारून और खालिद ने अगरचे मायूसी महसूस की, लेकिन अपने अहद का एहतराम किया। वो अपने अपने आलम में लौट गए। और बिगफुट की कहानी, जिसे सासक्वाच के नाम से भी जाना जाता है, एक पुरअसरार दास्तान है जिसने कई लोगों की तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कहा जाता है कि ये मखलूक शुमाली अमेरिका के जंगलात में रहती है, ख़ास तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और कनाडा के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के खित्ते में। बिगफुट को अमूमन एक बड़ी बालों से ढकी 2 टांगों पर चलने वाली मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है, जिसकी लंबाई 6 से 10 फुट तक और वज़न सैकड़ों पाउंड बताया जाता है। बिगफुट की रवायत की जुड़ें इस इलाके की मकामी अक़वाम की ज़बानी कहानियों में मिलती है। मुख्तलिफ कबाइल ने उन जंगलों में रहने वाली बालों से भरी हुई जंगली मखलूक़ात की दास्तानें सुनाई हैं, जिन्हें ताकत, कुव्वत और पुरअसरारियत से जोड़ा जाता है। ये कहानियाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं, और कुछ लोगों का यकीन है कि ये शायद किसी हकीकी मगर नामालूम मखलूक के साथ पेश आने वाले वाक़यात पर मबनी हों। जदीद दौर में बिगफुट का तसव्वुर 1950 और 1960 की दहाई में मशहूर हुआ, जब वाशिंगटन और ओरेगोन के जंगलात में देखे जाने और मुबैना पाँव के निशानात की खबरें सामने आई। सबसे मशहूर वाक़यात में से एक 1967 की प्रसिद्ध फिल्म है, जिसमें एक बड़ी बालों वाली मखलूक को जंगल में चलते हुए दिखाया गया है। ये फुटेज तवील अरसे से बहस और तहकीक का मौजू रही है। कुछ लोग इसे असली मानते हैं, जबकि दूसरे इसे जालसाजी करार देते हैं, अगरचे मुतअद्दिद मुशाहदात और मुबैना शवाहिद सामने आए हैं, मगर साइंसी बरादरी बिगफुट से मुताल्लिक़ दावों को शक की निगाह से देखती है। फैसला कुन सबूत की कमी, इस मखलूक के तर्ज़ अमल और मस्कन के बारे में महदूद मालूमात और जालसाजी या गलत शनाख्त के इम्कानात सब इस शुकूक को तक़वियत देते हैं। ताहम बिगफुट की कशिश अब भी कायम है और बहुत से लोग उसके वजूद के सबूत की तलाश जारी रखे हुए हैं। बिगफुट की कहानी ने सकाफ़त पर भी गहरा असर डाला है। इसने किताबों, फिल्मों और टीवी शोज़ को मुतासिर किया है। यह मखलूक एक सकाफ़ती अलामत बन गई है जो पुरअसरार और नामालूम चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। इस दास्तान के गिर्द सियाहती मकामात और थीम वाले प्रोग्राम भी शुरू हो चुके हैं, जो शौकीन और मुतजस्सिस अफराद को अपनी जानिब खींचते हैं। चाहे बिगफुट हकीकत में मौजूद हो या ना हो, लेकिन मकबूल सकाफ़त में इसकी जगह इनकार के काबिल नहीं।